हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन आप बताएंगे बात क्या है? अरे बैठ। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप मुझे ऐसे जबरदस्ती नहीं रख सकते। ओह, तू कुछ नहीं बोलेगा ना तब भी तू फंस चुका है। एटर्नल लव, क्योंकि तेरे साथी ने सब कबूल कर लिया। मुझसे गद्दारी? गद्दारी नहीं, समझदारी की उसने। अब तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है। करिश्मा! 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 योगेश, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ है मेरी दवाइयाँ? वो डस्टबिन में डाल दी थी मैंने। मेरी दवाइयाँ उठा के तुमने डस्टबिन में डाल दी। एक लंबी सांस ले, एक लंबी सांस ले। देख बेटा, हम दोनों का तेरे अलावा कौन है? हम तेरा भला चाहते हैं और तेरे अच्छे सेहत की कामना के लिए ही मैं वैष्णो देवी गई थी ना। और आज भी हम दोनों इसीलिए ही जगराता में जा रहे हैं। करिश्मा, तुझे ब्यूटी पार्लर जाना था ना, जा हुआ पार्लर। मैं तुझे जगराता में ही मिलूंगी। जी माँ। जा। टेक रेस्ट योगेश। छुट्टी? बिल्कुल, वो झूठी ही है। देख लूंगी मैं उसे, लेकिन तू शांत रहा कर। ये ले, तू आराम से बैठ के चाय और नाश्ता कर ले। मैं जगराता जा रही हूँ, तेरे लिए बिरयानी बना के रखी है, गरम करके खा लेना। हम दोनों सुबह तक आ जाएंगे, ठीक है बेटा? ये ले। सब झूठ है, सब। बस राजीव साहब, अपने अंदर ना आजादी की हवा भर रहा हूँ। फिलोसोफर, हवा भर ली, टाइम पास कर लिया, चल ऊपर चढ़। बंटी की पूरी गैंग को पकड़वाकर मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप अपना वादा पूरा करिए। तू टेंशन क्यों ले रहा है? विटनेस प्रोटेक्शन सेल में तेरा नाम डाल दिया है, तेरी सजा कम हो जाएगी, उन्हें बात कर ली है। तू चलना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? चल। शुक्रिया राजीव साहब। हाँ चल चल चल। उसका लाइट का ध्यान रखना, ठीक है? अपने सेल में जाना चुपचाप। ठीक है ठीक है। चल ऊपर चल। एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दूसरे क्रिमिनल को जेल से भगा दिया। आई एग्री सर, राजीव ने जो किया वो गलत था, लेकिन आप उसका रिजल्ट भी तो देखिए सर। बंटी जो 2 साल से फरार था, हमारे हाथ नहीं आ रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ राजीव वो आज हमारी कस्टडी में है। आप राजीव को बुलाइए। सर। सर रिलैक्स। थैंक यू सर। राजीव तुम्हें सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले 1 महीने के लिए तुम कंट्रोल रूम में पोस्टेड रहोगे। बट सर, डिसीजन लिया जा चुका है, प्लीज डोंट आर्ग्यू। बट सर मैं तुम आज ही कंट्रोल रूम ज्वाइन करोगे। सर मैं मानता हूँ कि मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन आप ही बताइए, अगर एक एम्बुलेंस इमरजेंसी में सिग्नल तोड़ती है तो क्या आप एम्बुलेंस के ड्राइवर पर कानून तोड़ने का चार्ज लगाएंगे?
हाँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं सर। जय हिंद सर। योगेश, बेटा तू? मरा नहीं माँ, मुझे मारा गया। योगेश, योगेश, योगेश। माँ, फिर से बुरा सपना देखा? आप पानी पीजिए। सॉरी सर, शिवा को पकड़ने का प्लान हम दोनों का था और सज़ा भी हम दोनों को ही मिलनी चाहिए थी। तू क्यों गिल्ट फील कर रहा है? तुझ पे थोड़ी सीनियर्स पे गुस्सा हूं मैं। ये पटक दिया कंट्रोल रूम में, उससे अच्छा सस्पेंड ही कर देते। सर, आपकी माताजी आई है। मेरा मतलब आपकी मम्मी की सिफारिश लेकर कोई माताजी आई है। कौन है? मेरा नाम गीता गुप्ता है और ये है मेरी बहू करिश्मा। आपकी माँ जब भी यहाँ होती है तो वो और मैं एक ही माता की चौकी मंडली में जाते हैं। ओह, आई एम सॉरी बट 4 महीने पहले आपके ही बेटे योगेश की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, राइट? मेरे बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसे मारा गया था। एक सेकंड। आपकी बेटे के मौत के 4 महीने बाद आप ये कह रही है कि उसका मर्डर हुआ था। ये किस बेसिस पे कह सकती है आप? उसने मुझे खुद बताया है कि उसका मर्डर हुआ है। मरा नहीं माँ, मुझे मारा गया। उसने मुझे सपने में आके ये सब बताया। देखिए, मैं जानती हूँ आपको मम्मी की बात पर विश्वास नहीं होगा, पर जब से योगेश गए हैं तब से मम्मी को डरावने सपने आने लगे हैं। योगेश मुझे कुछ कहना चाहता है, वो अपने मौत का इंसाफ चाहता है, इसीलिए हम दोनों यहाँ आए हैं। गीता जी, मैं आपसे क्या कहूँ? देखिए, मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास कोई केस ही नहीं है। देखिए, किसी भी डरावने सपने को बेस बना के हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? देखिए गीता जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। आंटी जी की कहानी काफी फिल्मी थी। अरे, आप लोग यहाँ इस वक्त? बेटा वो अंदर आइए। हाँ माँ जी, बोलिए। योगेश के गुजरने से 2 दिन पहले उसका फुल बॉडी चेकअप हुआ था। अब देखिए, वो बिल्कुल तंदुरुस्त था, फिर ऐसे कैसे अचानक उसे हार्ट अटैक हो सकता है? देखिए माँ जी, आपको ही पता है कि आजकल 25-26 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक आ जाता है। वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। राजू बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि मैंने जो सपने में देखा उसे सच मानना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे भी ये सब भुला पाना मुश्किल है। देखिए, मम्मी जी बस ये चाहती हैं कि एक बार योगेश का केस आप इन्वेस्टिगेट करें। हाँ, मैंने पहले भी इसीलिए FIR दर्ज कराई थी, लेकिन तब उस इंस्पेक्टर ने उस डॉक्टर से बात की जिसने योगेश को डेड डिक्लेयर किया था, और डॉक्टर ने इंस्पेक्टर से कहा था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, और इंस्पेक्टर ने वो केस बंद करा दिया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप एक बार योगेश के केस को इन्वेस्टिगेट करें, फिर आप जिस भी नतीजे पर पहुँचोगे कि मेरा बेटा हार्ट अटैक से मरा या कुछ भी, मैं बिना किसी सवाल के मान लूँगी। कम से कम मुझे ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि मैंने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। ओके,
कल आप दोनों हेडक्वार्टर आ जाइएगा। मैं केस को रीओपन कराने का रास्ता ढूंढता हूँ। सर आप भावुक होकर भूल कर रहे हैं। इस केस को हाथ में लेने का मतलब है हवा को हाथ में पकड़ना। कुछ हाथ नहीं लगेगा सर। सर ये लीजिए, चाय पीजिए। सर आप बताइए इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? मुझे पता है कंट्रोल रूम से इन्वेस्टिगेशन अलाउड नहीं है, पर गीता जी जिद पे अड़ी है। एटलीस्ट उनको तो सुकून मिलेगा। अनऑफिशियली सही, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। और पता है कल क्या कह रही थी? योगेश की डेथ के 2 दिन पहले उसका हेल्थ चेकअप हुआ था और वो पूरी तरह से फिट था। सर वैसे ही उसकी डेथ रिपोर्ट भी कह रही है देयर इज नो फाउल प्ले। और सर हार्ट अटैक आजकल लॉटरी की तरह हो गया है, कब किसकी निकल जाए कुछ पता नहीं। सर एक बात बताइए, एक तो 4 महीने पुराना केस है, ऊपर से लाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, सारी की सारी अस्थियां गंगा में बहा दी गई है। बचा क्या है हमारे पास इस केस में सर, सिवाय एक माँ के सपने के? आइए गीता जी, शुरू से शुरू करते हैं। 29 मार्च जिस दिन आपके बेटे योगेश की डेथ हुई थी, उस दिन क्या क्या हुआ था? 29 मार्च को सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मैं और करिश्मा जगराता से वापस घर पे लौटे थे। योगेश, 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 क्या हुआ? बेटा, क्या हो गया? योगेश! बेजान पड़ा था मेरा बेटा। हमने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने योगेश को डेड डिक्लेयर कर दिया। और अगले दिन जब योगेश की मेडिकल रिपोर्ट देखी तो सवाल ये उठा कि अचानक ऐसे कैसे योगेश की मौत हार्ट अटैक से हो सकती है। इसीलिए मैंने FIR दर्ज कराई थी। आपने जो पुरानी FIR दर्ज करी है उसकी डिटेल्स दीजिए, मैं वो फाइल मंगवाता हूँ। केस रीओपन हो रहा है, इसलिए योगेश के इंश्योरेंस क्लेम पास होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें हर महीने। माँ प्लीज़, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप खाना खाइए। हेलो, योगेश का कमरा देख सकता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? ये दोनों मेरे पोते हैं, युवराज और योहान, दून स्कूल में पढ़ते हैं। ये कौन है? विवेक, योगेश का दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी। ये लैपटॉप किसका है? योगेश का। करिश्मा जी, आपके पास योगेश की कोई फोटो होगी उस दिन की जिस दिन उसकी डेथ हुई? मेरे बेटे युहान ने अपने भाई के लिए लिया था। युवराज का बोर्ड एग्ज़ाम था, इसलिए वो अपने पापा को आखिरी बार देखने नहीं आ पाया था। योहान से कांटेक्ट करके वो फ़ोटो मुझे भेज दीजिए। और भी कोई वीडियोस या फ़ोटोज़ लिए गए होंगे विधि के समय तो वो भी भेज दीजिएगा। मैं ये लैपटॉप और हार्ड डिस्क लेके जाता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये कौन सी दवाई ले रहा था योगेश? एंटी एंजाइटी पिल्स। आज जो अपॉइंटमेंट है
आप उसकी लिस्ट लेके आए। देखिए आज किस डॉक्टर साहब मुझे अभी आपसे बात करनी बहुत जरूरी। ओके ओके, काम डाउन काम डाउन। नहीं डॉक्टर काम डाउन। नहीं डॉक्टर साहब, योगेश काम डाउन। क्या चला आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है? योगेश शांत हो जाओ, शांत हो जाओ योगेश, रिलैक्स। अब बोलो योगेश, क्या बात है? सो नहीं पा रहा हूँ, कल भी पूरी रात जगा रहा मैं। दिमाग कह रहा है सो जाओ सो जाओ, पर आंखें दिमाग का साथ ही नहीं दे रही। स्लीपिंग पिल्स दी थी ना, काम नहीं कर रही? नहीं डॉक्टर, अगले महीने 28 तारीख को मेरी मीटिंग है दुबई में, करोड़ों की डील है और मेरा हाल देख रहे हैं आप। इस साल में गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा डॉक्टर। मुझे हैवी डोज दीजिए डॉक्टर, मैं महंगे से महंगा इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। योगेश का मन बहुत बेचैन रहता था। जब मेरे पास आया था उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया था, जिसका मैंने ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया था और उसको कुछ दवाइयाँ भी लिख के दी थी। तो उसे कुछ फायदा हुआ था? बिल्कुल, 1 हफ्ते में तो बिल्कुल ठीक हो गया था। क्या एंजाइटी से हार्ट अटैक हो सकता है? चांसेस हैं, एंजाइटी के कारण हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है। योगेश! योगेश! माँ, फिर से बुरा सपना देखा? इस पेनड्राइव में योगेश की आखिरी फोटोज हैं और एक रिलेटिव ने फ्यूनरल की कुछ वीडियोस भी ली थी, वो भी हैं। ओके, थैंक यू। वैसे उस रात जब आप दोनों जगराता के लिए चले गए थे तो योगेश से मिलने आया था कोई, या कुछ अजीब हुआ था उस रात? ऐसा कुछ नहीं। एक बात याद आ रही है, योगेश की सेक्रेटरी आयशा और विवेक ये दोनों फ्यूनरल पर नहीं आए थे, जबकि विवेक योगेश के बहुत क्लोज थे। रस्तोगी, आयशा और विवेक का नंबर ले लो। सर जब से कैमरा आया है मतलब लोग कुछ भी शूट करते हैं, बताओ फ्यूनरल की भी रिकॉर्डिंग करते हैं, अजीब है। सर इस केस से कुछ मिलेगा भी या नहीं? चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन अभी भी 3 लोगों से पूछताछ बाकी है। एक विवेक, योगेश का बिजनेस पार्टनर, और दूसरी आयशा, उसकी सेक्रेटरी। तीसरा कौन है सर? योगेश के घर का वॉचमैन बबलू, क्योंकि गीता जी और करिश्मा के जाने के बाद क्या हुआ उसी को पता होगा। देखते हैं वॉचमैन ने कितनी वॉच रखी घर पे। ये कितनी गाड़ियाँ? मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं किया ना? नहीं था। वेरी गुड, हम भी ऐसे ही इंसान को ढूंढ रहे जिसने ना कुछ भी नहीं किया, बाद में ना सब कुछ बता। देख बबलू, डर मत, अब ठीक से याद करके बता कि 28 मार्च को योगेश के घर में कौन कौन आया था, कौन गया था और क्या क्या हुआ था। वो दिन बड़ा ही बेकार दिन था, एक के बाद एक तमाशे हो रहे थे योगेश साहब के घर पे। फिर गीता जी आई, उन्होंने योगेश साहब को समझाया। उसके बाद करिश्मा मैम चली गई। ये करिश्मा मैम घर से कितने बजे निकली थी? लगभग 5:30 बजा होगा साहब, क्योंकि मैं वही टाइम पे चाय पीता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ था? फिर 7 साढ़े 7 बजे मैंने एक और झगड़े की आवाज़ सुनी। क्या है ये योगेश? तूने अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा दिया, मेरे नकली साइन करके अपनी पुश्तैनी जमीन बिकवा दी। क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो माँ? तुम क्या करती हो जमीन का? मुझे बिजनेस में जरूरत थी पैसों की तो मैंने उठा के बेच दिया, और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद तो वो जमीन मेरी होने वाली थी ना, तो क्या गलत किया? अरे तो मुझे बता दिया होता, मेरी नकली साइन क्यों की? इसी मेलोड्रामा से बचने के लिए कि पापा की आखिरी निशानी है, पुश्तैनी जमीन है, ब्ला 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 ब्ला। तेरे पापा का अरमान था उस जमीन को लेके। पापा नहीं रहे,
अब सारे फैसले मुझे करने हैं, अब आपको संभालना भी मुझे है माँ। मैं आपको अच्छे से नहीं संभाल रहा हूँ क्या? आजकल के बच्चों को देखिए, वो अपने माँ बाप को उठा के वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ माँ, मैं आपको संभाल रहा हूँ, है कि नहीं माँ? गीता मैम के जाने के बाद विवेक साहब और आयशा मैम आए थे, यही करीब 9 साढ़े 9 बजे। विवेक सर और आयशा मैडम जी जब आए तब घर के अंदर जाने से पहले दोनों काफी देर तक कार में कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो अंदर चले गए साहब। तो इसकी रजिस्टर में एंट्री क्यों नहीं करवाई? साहब ये दोनों अक्सर वहाँ मिलने आया करते थे। बबलू तो फिर से मत कहना कि तूने फिर से कोई झगड़े की आवाज़ सुनी थी। योगेश बहुत हो गया तेरा, मान ले मेरा प्रपोजल, मैं तंग आ गया हूँ तेरी जिद से। तंग तो मैं आ गया हूँ, हर बार तेरी वजह से मुझे घाटा हुआ है। अबे गधा है तू, एक नंबर का गधा। साले अगर नंगों के शहर में ना तुझे लंगोट बेचने के लिए बेच दूं तो वो भी नहीं बेच सकता तू साले। बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास, तू मुझे अपना डिसीजन बता कि तू है या नहीं मेरे साथ। नहीं हूं, बोल अब क्या करेगा, बोल। कॉलर छोड़। नहीं छोड़, कॉलर छोड़। नहीं छोड़ूंगा साले। योगेश काम डाउन, इधर बैठो तुम। सिट। सर आप भी बैठिए। आप लोग दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर्स हैं, अगर आप साथ में काम नहीं कर सकते तो अलग हो जाइए, ये क्या तरीका है? आयशा मैडम ने बात को संभाल लिया, फिर दोनों शांत होकर बैठ गए। थोड़े टाइम बाद आयशा मैम वहाँ से चले गए और फिर ठीक आधे घंटे बाद विवेक साहब भी वहाँ से चले गए गाड़ी में बैठकर। उसके बाद कोई नहीं आया साहब। कोई आया नहीं है? तूने देखा नहीं? साहब 12 बजे मैं सोने चला जाता हूँ, उसके बाद कोई आएगा भी तो कैसे पता लगेगा मुझे? ये सब तूने गीता जी और करिश्मा को बताया था? नहीं साहब, किसी ने पूछा नहीं तो सामने से जाके क्या बताता साहब। वैसे योगी साहब बहुत अच्छे इंसान थे साहब, दिलदार थे। अरे बबलू जी साहब। वो तो कुछ नहीं साहब, बस वो। ये लो 1 लाख रुपए पूरे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, अच्छे से करवाना। शुक्रिया साहब, मैं ये रकम आपको जल्दी ही 1 साल में वापस लौटा दूंगा साहब। मेरे पैसे मेरे अपने ही खा जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये सब सच लग रहा है सर? मुझे तो ये सब कहानी लग रही है। नहीं रस्तोगी जी, मुझे सिर्फ ये कहानी नहीं लग रही है, इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। जी सर, आप सही थे, काफ़ी सारी नई चीज़ें निकल कर आई है इसमें। पता है मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये केस ऐसे पलटेगा। पहले तो ये सिंपल हार्ट अटैक का केस लग रहा था, लेकिन अब 3 सस्पेक्ट सामने आए। पहला तो वो विवेक, योगेश का बिजनेस पार्टनर। जी सर, वो आखिरी इंसान जो योगेश के घर से बाहर निकला था। हाँ सर हो सकता है आयशा मैडम भी मिली हुई हो सकता है, क्योंकि आयशा और विवेक योगेश के फ्यूनरल पे नहीं गए थे, और ऊपर से करिश्मा ने जो विवेक का नंबर दिया है वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। दूसरा सस्पेक्ट एक करिश्मा हो सकती है, क्योंकि इसके योगेश से बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। सर तो फिर तीसरा सस्पेक्ट कौन हो सकता है? योगेश की माँ गीता गुप्ता। हो सकता है उन्हें जो भी सपने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके ही अंदर का गिल्ट है, जो उनको चैन से सोने नहीं दे रहा है। लेकिन सर वो खुद ये केस रीओपन करवा के अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी करेगी? कमलेश, उन्हें भी यही लग रहा हो कि हम भी यही सोचकर बैठे रहेंगे और उन पर डाउट नहीं आएगा, इसलिए वो खुद सामने से आई और केस को रीओपन करवाया। हाँ, नहीं बताया मैंने योगेश और मेरे झगड़े के बारे में, लेकिन इस झगड़े से योगेश की मौत का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, लेना देना है या नहीं है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चला। खैर, आपने हमें पहले कुछ बताया नहीं है तो अभी बता दीजिए। उस रात तेरे पापा का अरमान था उस जमीन को लेके। पापा नहीं रहे अब सारे फैसले मुझे करने हैं, अब आपको संभालना भी मुझे है माँ। माँ, आपको बुरा तो लगा होगा योगेश किस बर्ताव से? मेरा बेटा गुस्से में कुछ भी बोल देता था, लेकिन वो दिल से बुरा नहीं था। उस दिन जब मैं बाहर गई थी तो उसने मुझे थोड़ी देर बाद मैसेज किया था। हाँ, ये देखिए। जी सर, हमारा झगड़ा हुआ था।
एक्चुअली योगेश थोड़ा इम्पल्सिव था, बात बात पर गुस्सा हो जाता था। तो आप इस रिश्ते में सिर्फ अपने बच्चों की वजह से थी? सर माना कि उनमें कमियां थी, वो कुछ भी बोल देते थे, पर वो दिल के बुरे नहीं थे सर। तो उस रात आपको भी सॉरी मैसेज आया होगा? जी कुछ नहीं, आगे क्या हुआ? सर उसके बाद मैं पार्लर गई और 8 बजे के आसपास मैं मम्मी जी से जगराते में मिली। हाँ, जगराता में करिश्मा पूरा वक्त मेरे साथ में ही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है। आयशा जी, राजीव सर के पास टाइम कम है और डंडे ज़्यादा। ये देख रही हैं हम श्वेता जी को, इनको डंडा देकर आपके पीछे लगा देंगे। देखिए आपके बॉस योगेश का पार्टनर विवेक फरार है, अब उसको तो हम पकड़ लेंगे। आप बस सिर्फ इतना बता दीजिए कि 28 मार्च को जब आप योगेश के घर पर गई थी तो योगेश और विवेक के बीच में झगड़ा हो रहा था, वो किस बात को लेकर हो रहा था? कमलेश, जी सर। कुछ बोला इसने? हाँ सर, बोलने वाली है ना। सर विवेक और योगेश सर ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जीवन नगर में। विवेक चाहता था कि वहाँ की झोपड़ियों को तुड़वाकर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए और वहाँ पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन योगेश सर चाहते थे कि ये सब लीगली हो। बस इसी बात पर इन दोनों में झगड़ा हो गया था। योगेश! विवेक! calm down! इधर बैठो तुम। Sit! सर आप भी बैठिए। आप लोग दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर आप साथ में काम नहीं कर सकते तो अलग हो जाइए। ये क्या तरीका है? आयशा जी, आपको क्या लगता है ये विवेक ने वाकई में योगेश का मर्डर किया होगा? सर मुझे नहीं पता। उस दिन मेरी माँ बीमार थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और मुझे उस दिन जल्दी निकलना पड़ा था। लेकिन हाँ, जिस दिन हम योगेश सर के घर जा रहे थे तब विवेक बहुत गुस्से में था। इसके सर पे ना सच्चाई का भूत सवार है। एक जमीन के लिए इतना वेट नहीं कर सकता मैं। देखो विवेक, तुम्हें योगेश सर से थोड़े ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। क्या ठंडे दिमाग से बात करूं मैं? अच्छा एक बात बताइए, कहीं आपने तो छुपा के नहीं रखा है विवेक को? नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए आयशा जी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो हम भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी जानती है वो सीधा सीधा बता दो, वरना ये। अच्छा ये श्वेता के बारे में पता है? अच्छे से बता दिया सर। मिलना चाहोगी? सर आयशा ने जो लोकेशन बताई थी उस पर हम नजर रखे हुए हैं। विवेक, विवेक मार खा के बोलेगा कि बोलने के बाद मार खाएगा? चॉइस तेरी है। देख, हमें सब पता है कि योगेश की मौत में तेरा ही हाथ है। बहुत नफरत करता था ना उससे। कितने? 12 लाख रुपए। और ब्याज कर मिलाकर कितने देने तेरे को? 15 लाख रुपए चोपड़ा को। चले एक बार मार्केट से पैसा उठाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। इस साले ने अपनी गाड़ी तक बेच दी। अब तुम शांत। चुप, कोई नहीं बीच में बोलेगा। योगेश माँ आप भी चुप, एकदम चुप माँ। इससे गलती हुई है और इसे इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। क्यों साले, है ना? यह है तेरी गलती की सजा। नई गाड़ी तेरे लिए। पर योगेश, अरे रख, चोपड़ा को मैंने आधे पैसे दे दिए हैं और आधे उसको तू देगा, ठीक है? और अब ये सब सारी चीजें खत्म कर और चुपचाप मेरे साथ बिजनेस में आ जा। चुप, चल आ जा। सर मैं क्यों उसे मारूंगा? योगेश और मैं तो भाइयों की तरह थे। हाँ, हम दोनों साथ में बिजनेस करते थे, लेकिन हम दोनों की सोच अलग थी, इसलिए हम दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। मैं तो उसे कभी मारने का सोच भी नहीं सकता। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब योगेश का ही तो है। भाई मानता था ना उसे, तो उसके फ्यूनरल पे क्यों नहीं गया? सर उस रात हमारे बीच में बहुत झगड़ा हुआ था और जब मुझे पता लगा कि उसी रात उसे हार्ट अटैक आया तो मुझे लगा कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत गिल्ट में था सर, इसलिए नहीं गया। गिल्टी तो हम भी मान रहे हैं। उस रात को योगेश के सर पे फ्लावर वास फोड़ने वाला था ना तू। आयशा ने हमें सब कुछ सच बता दिया है। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा? हाँ,
हमारे बीच उस रात को बहुत झगड़ा हुआ था, लेकिन आयशा के जाने के बाद मैंने और योगेश ने दिल खोलकर बातें की थी। और सर, उसने मुझे अपनी तकलीफ के बारे में बताया था। कैसी तकलीफ? सब गलत हो रहा है यार, खुद पर काबू ही नहीं रहता। रोज झगड़ा होता है करिश्मा से। आज भी मैंने उसको बहुत भला बुरा बोला, बहुत झगड़े हुए, लड़ाई हुई, माँ को भी नहीं छोड़ा यार। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने बच्चों को यहाँ से दूर किया। लेकिन यार, तू तो बता रहा था कि डॉक्टर अग्रवाल की दवाइयाँ तेरे पर काफ़ी असर कर रही है। जिस दिन लेता हूँ तब तक असर करती है, और जिस दिन नहीं लिया तो तू टेंशन मत ले। मैं ना एक साइकेट्रिस्ट को जानता हूँ, मैं बात करता हूँ ना तेरे लिए। तू रिलैक्स कर, मुझे पता है तुझे बेस्ट रिलैक्स कराने का तरीका। एक मिनट रुक। तेरा फेवरेट गाना, तेरी फेवरेट ड्रिंक के साथ में इससे बेस्ट रिलैक्सेशन कोई चीज हो ही नहीं सकती। सर, जब मैं वहां से निकला तो योगेश बहुत अच्छे मूड में था, और उसका मेरे जाने के बाद में मुझे टेक्स्ट भी आया। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। सर, अगर मुझे पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो मैं वहां से जाता क्यों? ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ, शहर छोड़ के जाने की सोचना भी नहीं। ठीक है सर। सर, वो मुझे आपको कुछ बताना है। सर, योगेश की मम्मी गीता आंटी, एक्चुअली एक ज़माने के अंदर मेरे पापा और योगेश के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब उनकी शादी गीता आंटी से हुई तो उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। और फिर जब कॉलेज में मेरी और योगेश की मुलाकात हुई तो हम दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन सर, गीता आंटी ना काफ़ी कंट्रोलिंग फ्रीडी लेडी है। पति हो या फिर बेटा, वो दोनों को कंट्रोल करके रखती थी। उनको उसी में खुशी मिलती थी। तो शायद सर कुछ। ठीक है, तुम जाओ। सर, वो हार्ड डिस्क ओपन हो गया है। कुछ मिला? सर, अभी तो देखना शुरू किया है, बहुत सारे वीडियो है। हेलो, हाँ ठीक। सर, कोई बाबा का एड्रेस मिला है जिससे योगेश कोई शक्तिवर्धक दवाई लेता था। शक्तिवर्धक दवा? और ये बाबा कौन है? ये बालक योगेश हमारी औषधियां ग्रहण करता था साहब। कैसी औषधि? बहुत दुर्लभ औषधि हैं और बहुत कीमती भी। ऐसी क्या खास बात है इस औषधि में? ये औषधि मानव को महामानव बनाती है साहब। खाते ही व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसे मान लो कि जैसे 10-10 हाथियों की शक्ति उसके अंदर आ गई हो। बहुत अद्भुत औषधि है साहब, बहुत अद्भुत। अरे यार, कितनी वीडियो है रे बाबा। योगेश के लैपटॉप से कुछ मिला? अरे सर, देखते देखते मेरी आंखें बटन हो गई। अभी भी कम से कम 20 वीडियो है। जितने भी वीडियो देखे ना, सबके सब वेकेशन और प्रेजेंटेशन के थे। फिर भी सर ट्राई करता हूँ। दूर रहो मुझसे। सर, एक मिनट, ये सुनिए। कहा ना मैंने, हर हस्बैंड वाइफ की तरह मेरे और योगेश के बीच में भी प्रॉब्लम्स थी, एंड इट्स नॉर्मल। दूर रहो मुझसे, योगेश, दूर रहो मुझसे। आई कांट बिलीव इट, वो ये सब शूट भी करता था। परवर्ट। देखिए, ये वीडियोस कभी भी बाहर नहीं आएंगे, लेकिन योगेश की मौत का सच हम बाहर ला कर रहेंगे। और इसके लिए आपका सच बोलना बहुत ज़रूरी है। हमें पता चला है कि योगेश किसी बाबा से शक्तिवर्धक दवाइयाँ लेता था। हाँ, योगेश की अजीब सी फैंटेसीज थी। जब हम दोनों अकेले होते थे ना घर में, तो ऐसा लगता था उसकी फैंटेसीज को पंख लग गया हो। वो अजीब बिहेव करता था। करिश्मा, आज ये ट्राई करते हैं, है ना?
पागल हो गए हो क्या? दिस इज सो वाइल्ड। बिल्कुल भी नहीं। करिश्मा कसम से इतना एक्सट्रीम तक नहीं जाएंगे हम। पति था मेरा, मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन योगेश उस दौरान इतना वहशी हो जाता था, एकदम हैवानियत पे उतर आता था, जैसे मैं उसकी बीवी नहीं कोई शिकार हूँ। सॉरी करिश्मा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, मैं कैसे तुम्हें मार सकता हूँ? योगेश, ये सब वो दवाइयों का असर है ना? मैं काबू हो जाता हूँ मैं। प्लीज सेव। मुझे खुद को योगेश से बचाना था, साथ ही साथ योगेश को योगेश से बचाना था, इसलिए मैं हर वो चीज़ हटा देती जो उसके लिए जानलेवा हो सकती थी। सीजर, नाइफ, स्क्रू ड्राइवर, सब कुछ। तो ये सब आपने गीता जी को बताया? नहीं प्लीज, आप उन्हें कुछ मत बताइएगा, उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। एंड इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज। इतना सब होने के बाद भी आपने योगेश से कभी तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा? माना कि योगेश ने पिछले 1 साल में मुझे बहुत तकलीफ दी थी, पर 15 साल का रिलेशन था हमारा, और ये 15 साल हमने हंसी खुशी बिताए। वो मेरा पति था, मेरे बच्चों का पिता। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। मुझे ये योगेश का कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा। राम और रावण दोनों बसे थे सर उसमें। कमलेश, राम और रावण तो हम सब में बसे होते हैं। अब मैटर ये करता है कि हमारा दिमाग किसकी सुनता है, राम की या रावण की। सर बात वहीं आकर रुक जाती है। योगेश का अगर मर्डर हुआ है तो मोटिव किसके पास था? विवेक, जिसकी उसने बहुत बेइज्जती की थी। नहीं नहीं नहीं, इन सब में सबसे ज्यादा सफर करिश्मा ने किया है। तो अगर किसी के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव है तो वो है करिश्मा। सर आपका शक अगर सही भी है तो करिश्मा ने करिश्मा किया कैसे? योगेश की माँ ने हमें गवाही दी है, करिश्मा जगराते में रात भर उनके साथ थी। लेकिन ऐसा कौन कह रहा है कि हमें गीता जी पर भरोसा कर लेना चाहिए? वो भी तो अपनी बहू के साथ मिली हो सकती है। चेक करो, इन सब पर नजर रखो। और हाँ, इनके मोबाइल डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स और सोशल मीडिया डिटेल्स सब चेक करो, इंक्लूडिंग गीता जी। एटर्नल लव 50-50 क्या नाम है? अरे सर सारे सस्पेक्ट की सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे स्कैनिंग की, उसमें से एक ऑनलाइन स्टॉकर हाथ लगा है। एटर्नल लव 50-50 पिछले कई साल से एक करिश्मा को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। 2 साल पहले भी इसने करिश्मा को कुछ मैसेजेस किए थे। सर जब ये करिश्मा कॉलेज में थी ना तो मिस दिल्ली रह चुकी थी। तू क्या इतने सालों बाद ये फिर से आ गया? कुछ भी? अरे सर ऐसा ही है, ये स्टॉकर ने कितनी बार करिश्मा को प्रपोज भी किया था, पर कुछ टाइम बाद करिश्मा के डांटने पर इसने मैसेजेस करना बंद कर दिया। इसका प्रोफाइल तो देखो, है कौन ये? लगता है ये HNF जिम का मेंबर है। रस्तोगी, ये जिम के मेंबर्स की लिस्ट निकालो। कितने लोग हैं? 5000 के आसपास लोग हैं। मेरे गांव से भी ज्यादा लोग तो तुम्हारी जिम में हैं। कुछ मिला? सर पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा मिला है। ये देखिए, हमने ये जिम मेंबर्स की लिस्ट देखी थी और इसमें जो ये नंबर्स दिए गए इन सब के लोकेशन को हमने मैच किया। उनमें से सर ये एक नंबर मर्डर वाली रात उसी एरिया में एक्टिव था। रात को 1 बजे इस नंबर पर पहले कॉल आया और उसके बाद एक मैसेज। ये नंबर एटर्नल लव का है? सर इस नंबर की हमने और डिटेल्स निकाली तो इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से पता चला कि ऑनलाइन इसमें कोई के बारे में सर्च किया गया था। हो सकता है इस का इस्तेमाल योगेश के हार्ट को जमाने के लिए किया गया हो, ताकि नेचुरल डेथ की आड़ में मर्डर को छुपाया जा सके। ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन आप बताएंगे बात क्या है? अरे बैठ। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप मुझे ऐसे जबरदस्ती नहीं रख सकते। ओह, तू कुछ नहीं बोलेगा ना तब भी तू फंस चुका है। एटर्नल लव, क्योंकि तेरे साथी ने सब कबूल कर लिया। मुझसे गद्दारी? गद्दारी नहीं, समझदारी की उसने। अब तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है। जी मैं जा सकती हूँ? अरे रुकिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए।
करिश्मा जी, आपके एटर्नल लव ने अपना जुर्म कन्फेस कर लिया है। और वो केमिस्ट जिससे आपने ब्लड थिकर खरीदा था, उसका भी पता हमने लगा लिया है। मेडिकल से खरीदा था ना, तो ढूंढते ढूंढते पैर दर्द करने लग गए मेरे। करिश्मा जी, अब तो कन्फेस कर लीजिए, थोड़ी सजा कम हो जाएगी। सब कुछ ठीक होता, लेकिन माँ को सपने आने लगे। सपने में योगेश देखने लगा। उन्होंने पुलिस स्टेशन आने का मन बना लिया, इसलिए मजबूरन मुझे भी उनके साथ आना पड़ा, ताकि उन्हें मुझ पर कोई शक ना हो। करिश्मा, अगर तुमने सब कन्फेस नहीं किया होता ना, तो हम लोग बच जाते। कोई सबूत नहीं था इन लोगों के पास। आकाश, तुमने पहले कन्फेस किया, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। झूठ मत बोलो, देखा था मैंने तुम्हें इस लेडी कांस्टेबल को अपना कन्फेशन लिखाते हुए। बेवकूफ, मैं बस उसे इन्फॉर्मेशन दे रही थी। अरे लवबर्ड्स, झगड़े क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों की थोड़ी गलती है। वो तो हमने प्लान किया था तुमसे सच उगलवाने के लिए। करिश्मा जी ने एक दूसरा नंबर भी ले रखा था, जिसके बारे में हमें नहीं बताया। और उस नंबर की लोकेशन रात को 1 बजे योगेश के घर की थी। उस नंबर से हमें और भी इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन ये भी जरूरी था कि तुम दोनों अपने मुंह से उगलो। मैंने योगेश की दोस्ती आकाश से कराई थी, ये भी प्लान का एक हिस्सा था। उस रात हमारे जाने के बाद आकाश घर पर आया था। आकाश, तू? योगेश, अरे वो दरवाजा खुला देखा तो मैं अंदर आ गया। ये देख, स्कॉच लाया हूँ, महफिल जमाते हैं। जा किचन से ग्लास लेके चल, लाया। लेकिन योगेश को शक हो गया। तुम्हें इसमें कुछ मिला है क्या? नहीं तो सब ठीक तो है। तुम लोग कौन हो बे? बबला! मैं जगराता में थी, लेकिन बेसब्री से आकाश के कॉल का इंतजार कर रही थी। जब काफ़ी देर तक कॉल नहीं आया तो मुझे टेंशन होने लगी और मैंने मम्मी से वॉशरूम का बहाना मारा और पीछे के रास्ते से घर लौटी। मम्मी, मैं वॉशरूम से आती हूँ। जब मैं घर पहुंची तो देखा कि योगेश अकेला सब पे भारी पड़ रहा था। योगेश! करिश्मा, अच्छा हो तुम आ गए। पुलिस को फोन करो। ये आकाश मुझे मारने के लिए आए। योगेश! तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ। मैं आ गई हूँ ना, मैं आ गई हूँ ना। ये लोग मुझे मार देंगे। तुमने आज दवाई नहीं खाई है ना, इस वजह से हो रहा है। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम आराम करो। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है योगेश, आराम करो। मैं आ गई हूँ ना, सो जाओ, तुम सो जाओ। रिलैक्स रिलैक्स, तुम सो। तुम्हें आराम की जरूरत है। सारा कमरा साफ कर देना, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए दिल के दौरे से मरा है। मैं जगराते में जा रही हूँ और सुनो, काम होने पर ना मुझे मैसेज करना। ठीक है? बाय। जी चलो, देखो। आकाश के साथ दोनों लोग कौन थे? शैलेंद्र और रामानाथ मामूली से चोर थे। आकाश ने उन्हें पैसे दिए थे इस काम के लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम लोग अंदर कैसे घुसे? वो वॉचमैन बबलू, उसको पैसे दिए थे और बोला था चुपचाप जाके अंदर सो जा। करिश्मा, तुझे अगर इतनी तकलीफ ही थी तो छोड़ देती मेरे बेटे को। जान से मारने की क्या जरूरत थी? कमलेश, रस्तोगी, चलो। साहब, योगेश के मर्डर में जो पिलो यूज हुआ था वो हमें योगेश के घर के बैकयार्ड की कचरे के ढेर से मिला है। और सर लकीली जो उस पर सलाइवा में मिली थी उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। योगेश के डीएनए से मैच होती है सर। और आकाश के बाल के ट्रेसेस भी पिलो पर मिले हैं।
ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनेगा इस केस में। राइट साहब। और बबलू का क्या हुआ? सर बबलू को तो धर लिया है। ये न्यूज़ देखिए क्या हेडलाइंस छपी है। 4 महीने बाद खुला मौत का राज, पत्नी ही निकली कातिल। क्या केस था ये? हाँ, कोई मानेगा भी नहीं कि एक सपने ने सच्चाई सामने ला दी। अगर माँ ने गीता जी को हमारे पास नहीं भेजा होता तो ना ही ये केस खुलता और ना ही हमें कातिल का पता चलता। इस केस से एक बात तो पता चल गई है कि माँ की बात मान लेनी चाहिए। नीच मानुष, स्त्री और बच्चों पर वीरता दिखाने वाले कायर, आज तेरा वध मेरे हाथों होके ही रहेगा। तीनों लोक में किसी ने मेरे सामने सर नहीं उठाया, तू मेरा वध करेगा? कोई बचने ना पाए। अल्लाह नहीं विकास, अल्लाह मत करो। अरे यार आज कितना मजा आया। आज हमने डांस सीखा पर हमारा गेम्स पीरियड ही ले लिया, तेरे को पता है। और हमारे गेम्स पीरियड में सर ने हमें बैडमिंटन भी सिखाया। अरे वाह, रह गए थे तुम दोनों। चलो जल्दी, नमन के यहाँ जाना है। अरे आप हमें घर की चाबी दे दो, हम घर पे रह लेंगे। नहीं बेटा, अकेले रहोगे क्या घर पे? चलो नमन के यहाँ पे। वैसे भी हमें बैंक में टाइम लगेगा। अच्छा तो आप हमें भी साथ में लेके चलो। अरे वाटर पार्क जा रहा है क्या? नहीं ना, बैंक में लोन के पेपर्स भरेंगे या तुम दोनों के पीछे भागेंगे? समझाओ इन्हें। अरे यार पापा, मुझे नहीं रहना है किसी के घर, आप मुझे घर की चाबी दे दो ना। नहीं बेटा, वैसे भी बहुत टेंशन है, तुम समझती नहीं हो। चलो नमन के यहाँ पे। हम घर पे रह लेंगे। चलो अरे भैया आप नमन, हम ना बैंक में लोन के लिए जा रहे हैं, शाम हो जाएगी हमें आते आते। तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब जाओ अंदर जाओ। भाभी इसमें डिस्टर्ब की क्या बात है? आज तो दिन भर मैं घर पर ही हूँ, इन लोगों का ख्याल मैं रख लूंगा। मैं अपना ख्याल ना खुद रख लूंगी, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। अरे हाँ हाँ मेरी माँ, तू बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा चलो ले चलो ठीक है भैया। सोच रही हूँ धीरेन भैया को बुला लें। क्यों? भाई है आपके, एक पड़ोसी बच्चे को संभाले, इससे अच्छा तो हमारा घर का कोई हो। घर का भेदी लंका ढाता है, और धीरेन भैया क्या संभालेंगे? खुद का घर तो बसा नहीं पाए। इतना टाइम हो गया, कब तक आप दोनों एक दूसरे से गुस्सा रहेंगे? यही मौका है रिश्ते ठीक करने का। नहीं, नमन बहुत जिम्मेदार है, पर कई बार रिश्तेदारों से अच्छे अजनबी मिल जाते हैं। कितने का लोन चाहिए भैया भाभी को? मुझे नहीं पता। अरे पर कुछ तो बताया होगा ना? हाँ, वो 25 लाख कैश है हमारे पास और बाकी का लोन करना है, पता नहीं वो होगा क्यों। मिले, जरूर मिले। और चोरी करो टैक्स, बिजनेस करना है लेकिन टैक्स नहीं भरना है। बिजनेस है तो क्या मेहनत नहीं लगती? 100 रुपए में से 30 रुपए सरकार को दे दो, क्या मतलब हुआ भला? और अब बैंक जो हमें सिर्फ 18 लाख का लोन दे रही है उसका क्या? अरे 40 लाख तक की जरूरत है हमें। तुम टेंशन मत लो, करता हूँ मैं कुछ। सब समझ गई हूँ मैं, कुछ नहीं होगा तुमसे, उसी भाड़े वाले घर में मरेंगे हम। चलो उठाओ बैग और घर चलो, सपने ही नहीं देखने चाहिए मुझे तुम्हारे साथ। ना भाई ना उधार लूंगा ना किसी को तकलीफ दूंगा। एसी, टीवी, फ्रिज जो भी है सब नगद। आज से मैं एक शरीफ लो बेटा, और ईमानदार आदमी की जिंदगी जीऊंगा, समझा? लो बेटा प्राची। मम्मी मैं नहीं खा रही, मुझे भूख नहीं। अरे क्यों नहीं खाना खाना तुम्हें? हाँ, और आप क्या हमेशा ये मार काट के शो देखते रहते? अरे मम्मी बहुत हिट शो है, आप भी देखो। नहीं देखना मुझे ये शो। और तुम दोनों को खाना खाना क्यों जान पे आती है? अभी बर्गर पिज्जा ऑर्डर करूंगी तो दोनों की दोनों टूट पड़ोगी उसके ऊपर। मम्मी यार चिक चिक मत करो ना, वैसे भी मेरा मूड अपसेट है और वैसे भी मुझे ना आज के बाद किसी के घर पे मत छोड़ना, नहीं तो मैं घर से ही भाग जाऊंगी। अरे प्राची बेटा रुको। नहीं सोचना है मुझे ठंडे दिमाग से, ऐसे कोई मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। फोन रखो, अब जो भी करना है मैं करूंगी। अब तो मुझे कॉल मत करना जब तक कि मैं तुम्हें सामने से कॉल ना करूं। इसमें गलत क्या है? लिख रही हूँ लेटर में सेंट्रल गवर्नमेंट को।
अरे हमारे जेल की जो हालत है आखिर उसे कौन सुधारेगा? सरकार ने कैदियों को काउंसलिंग की सुविधा तो दे रखी है, लेकिन उन्हें काउंसलिंग तो दूर। उन कैदियों को काउंसलिंग देने की क्या जरूरत है? अरे काउंसलिंग तो हम जैसे पुलिस वालों को देना चाहिए, जिनकी वजह से हमारी नींद चैन सब आराम हो जाता है। जो फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हो ना, सिर्फ उन कैदियों की वजह से। और तुम लेटर देने की बात कर। सही तो बोल रहे हैं ना पापा, अपने इकलौते बेटे को भी टाइम नहीं दे पाते। बेटा गोलू, अभी दिया ना तुझे आधा घंटा ट्रैफिक में टाइम, तेरे लिए बहुत है। स्कूल आने वाला, तैयारी कर ले, चल। मुझे ना वो आगे ड्रॉप कर देना, टेलर से कपड़े उठाना। ठीक है जी। अरे अच्छा हुआ आप मिल गए। चलिए। कहाँ? विजयनगर में केस है। यार अभी कोर्ट की हियरिंग से आ रहा हूँ, एक कप चाय मिल जाएगी तो मजा आ जाए। अरे किडनैपिंग का केस है। तेरी बाइक में चले। यादव निवास यही एड्रेस है। सर मेरी बेटी प्राची स्कूल से नहीं लौटी थी, उसे देखने के लिए निकल गया था तो दरवाजे पर यह लेटर पड़ा मिला। इसके पीछे उसकी हैंडराइटिंग है सर, ये प्राची की कॉपी कहीं पेज है सर। बेटी वापस चाहिए तो 25 लाख तैयार रखो। सर पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है, ये किसका खून है? कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ उसके साथ? मेरे बच्चे को ढूंढती थी। आप लोगों का प्रोफेशन क्या है? सर कपड़े का व्यापार है हमारा। फिर तो आप ठीक ठाक कमा लेते होंगे। कितनी जल्दी अरेंज हो सकता है पैसा? सर 25 लाख रुपए तो घर में ही रखा है। 25 लाख घर पे कैश रखे और 25 लाख के किडनैपर्स ने भी मांगे। इतना सारा कैश घर पे क्यों रखा हुआ? सर वो एक प्लॉट खरीदना था, इसके लिए अरेंज किए थे वहाँ से मांग के। आपकी बेटी कौन से स्कूल में? सर वीसी इंटरनेशनल स्कूल। इनका बेटा भी वहीं पढ़ता है। एक काम करिए आप, ये मेरा पर्सनल नंबर है, वी विल बी इन टच। जहाँ माँ बाप के पास पैसे हों वहाँ अक्सर सबसे पहले आफत बच्चों पर ही आती है। हाँ लेकिन अगर मोटा पैसा ना हो तो आफत माँ बाप पर आती है। जानता है बच्चे की किडनैपिंग केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चा जिंदा बचेगा या नहीं इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। 10 में से 8 केसेस में बच्चे की बॉडी हाथ में लगती है बस। लाइए बाइक में चलाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे और मैं चुप हो जाऊंगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भाभी पुलिस आई थी क्या? अभी 10 मिनट पहले गई है। सोची बहुत डरी हुई है, बिना प्राची के कैसे रहेगी वो? नहीं भाभी, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करते। नहीं नमन, भगवान सो रहे हैं। इंसान जितना शरीफ होता है उतना ज़्यादा परेशान रहता है। शरीफों के लिए ये दुनिया नहीं है। आपके स्कूल की एक स्टूडेंट प्राची यादव मेरे ख्याल से 9th स्टैंडर्ड के ए सेक्शन में पढ़ती है। जी हाँ। वो स्कूल से घर वापस नहीं लौटी, किडनैपिंग का केस लग रहा है। हमारे स्कूल के बाहर से? वो स्कूल से कितने बजे निकली थी और कोई था उसके साथ? रोज की तरह 12:30 बजे छुट्टी हुई थी और उसके बाद वो निकल गई होगी। मैं कंफर्म करती हूँ। हाँ शारदा मिस, प्राची यादव कोई एक्स्ट्रा पीरियड था क्या उसका? ठीक है। प्राची तो आज स्कूल ही नहीं आई है। इसका मतलब घर से स्कूल के रास्ते में उसको बीच में ही कहीं अगवा कर लिया गया होगा। मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ कि प्राची की किडनैपिंग से किसी को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा और क्या। पैसा है कहाँ उनके पास? प्राची के फादर ने 2 महीने से फीस नहीं भरी है।
गया होगा, वरना पैसे तो हैं बंदे के पास, नहीं तो फीस क्यों नहीं भरेगा? हो सकता है, मैं भी कई बार भूला हूँ फीस देना। हाँ सर, कहाँ आना है? मल्टीपल टाइम्स बार हुआ है, बुरी तरह सर कुचला गया है। 14 साल की बच्ची है सर, कैसे जानवर हो गए हैं लोग। जानवर तो पेट भरने के लिए शिकार करता है, लेकिन ये रवि, हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उस कमर को डंडा करो। बोलो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। ठीक है। मैंने सारे ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन सेंड कर दी है सर, शायद किडनैपर के बारे में किसी खबरी ने कुछ सुना हो। ये काम मुझे किडनैपर्स का लग ही नहीं रहा है। जिसने भी किया वो बहुत गुस्से में था उस वक्त। आइए सर, आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए। हमसे आपका नंबर खो गया था, आप लोगों के जाने के बाद हमें एक कॉल लेटर मिला है। पुलिस को बताना नहीं था, अब सजा भुगत। पता नहीं क्या सजा देंगे वो लोग, हमें बहुत डर लग रहा है। सर आप लोग चुप क्यों? कुछ बोलिए सर, कुछ बताइए सर हमें। वो हमें प्राची की लाश मिली है। मार दिया उन्होंने मेरी बेटी को। प्राची, प्राची। तू सीधी हो जा वरना बहुत पछताएगी। अच्छा अच्छा, तमीज नहीं है देखो, अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं। दीदी दर्द हो रहा है, छोड़ दो। और ये क्या है, ये ऐसे बाल बड़ा करेगी तू? तेरी छोटी करती हूँ। दीदी दर्द हो रहा है, धीरे करो। ये तेरी पनिशमेंट है, ठीक है? शांत रह अब। तेरे लिए कुछ लाई हूँ मैं, पकड़। वाह, थैंक यू दीदी। हाँ वेलकम। अब लाई से मैं रख देती हूँ क्योंकि पापा देखेंगे ना, इसके साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। ला। इधर आओ। हाँ सर। कौन हो तुम? सर यहीं पड़ोस में ही रहता हूँ सर मैं। वो पुष्पेंद्र भैया है ना, उनके छोटे भाई जैसा ही हूँ मैं। सर वो प्राची का कुछ पता चला? हाँ, उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। क्या? उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी? पता नहीं, ऐसे मामले में ये बोलना ठीक भी रहेगा कि नहीं। एक बच्ची मर गई है, अब नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? वो पुष्पेंद्र भैया है ना, वो तो बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन वो जो भाभी है ना, भाभी, वो कुछ ठीक नहीं है सर। मतलब? सर एकदम कैरेक्टरलेस है। अबे ओ, एक कान के नीचे दूंगी ना तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना भूल जाएगा। मैडम मैं कौन होता हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला? आप खुद ही पता कर लीजिए। सर शादी से पहले उनका किसी और के साथ अफेयर था, फिर पुष्पेंद्र भैया के साथ तो उनकी जबरदस्ती अरेंज मैरिज करवा दी गई है। तो शादी के पहले क्या था, उसका शादी के बाद से क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर वो शादी के बाद यहाँ क्यों आता है? सर पुष्पेंद्र भैया के साथ तो उसकी कई बार हाथापाई भी हो चुकी है। नहीं, यहाँ पे तो स्कूल के बच्चों की बहुत भीड़ जमा हो जाती होगी। यहाँ पे किडनैपिंग करना पॉसिबल नहीं है। उसका घर किधर है? वो सामने वाली रोड पर। आओ जरा। यहाँ कॉलोनी में तो किडनैपिंग होना पॉसिबल ही नहीं है, लोगों की चहलकदमी इतनी है। वहाँ रोड में स्कूल के बच्चों की बस का स्टॉप है। जो भी हुआ होगा यहाँ से बस स्टॉप के बीच बीच में ही हुआ होगा। देखो प्लीज अभिषेक, बाहर वेट करोगे? सेशन बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर साथ चलते हैं।
देखो, अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है तो उसे जाने दो। बिना खुशी के साथ रहने से अच्छा है कि सेपरेट हो जाओ। यार आदमी का हाथ पकड़ के कौन सी काउंसलिंग होती है मोहिनी? बस मुझे इतना बता दो यार। पेशेंट था, सुसाइडल सिम्टम्स थे, तो उसे थोड़ा कंफर्टेबल कर रही थी। मेरे अंदर आज तक तुम्हें कोई सिम्टम्स नहीं दिखे? दिखते हैं ना, हर वक्त चिड़चिड़े जो रहते हो। हर वक्त कब रहता हूँ यार? हाँ मुझे पता है, सिर्फ घर पे रहते हो, और स्पेशली तो मेरे साथ। वो पुष्पेंद्र है ना, उसकी दूसरी बेटी सूची भी लापता हो गई है। किडनैपर्स का तीसरा लेटर आया है। ये पुष्पेंद्र के घर जाना बंद करना होगा। किडनैपर्स की पैनी नजर है उसके घर पे। मुझे लगता है कि हमारी मूवमेंट्स नोट की जा रही है। अगर मिलना भी होगा तो पुष्पेंद्र से कहीं बाहर मिल लेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से सूची की जान खतरे में पड़े। उसका क्या हुआ? नैना के एक्स बॉयफ्रेंड का पता लगा? अभी तक नहीं। कविता, क्या है ये सब? कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि अपनी हद में रहना सीखो। तो मैंने भी तो आपको कितनी बार समझाया है कि मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देना बंद कर दीजिए। बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, सम्मान के साथ इज्जत भी बेचाई हो क्या? दादाजी को पता चलेगा तो क्या करेंगे वो? उनका मेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं। अब भैया आपको उनसे डरना है तो आप बेशक डरिए, पर ये बात याद रखिए कि आपका भी खर्चा मैं उठाता। कविता चिल्लाइए मत, पहले कुछ कामकाज करिए और जिम्मेदारियां उठाइए, फिर ये रुबाब झाड़िएगा। चलो नमन। ऐसे कोई मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। फोन रखो, अब जो भी करना है मैं करूंगी। प्रणाम दादाजी। नहीं दादाजी, अभी तक कोई कुछ पूछने तो नहीं आया। वो दादाजी कुछ पैसे भिजवा दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं एक हफ्ता वेट कर लेता हूँ दादाजी। इस बार चालाकी मत दिखाना, अब आखिरी औलाद है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर इनके एक भाई है, धीरेन यादव, इंदौर में रहते। हाँ सर, पर उनसे हमारी बातचीत नहीं होती। क्यों? प्रॉपर्टी का मसला? नहीं, बस ख्यालात नहीं मिलते। ये आपने हमें लिस्ट दी थी, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फिर से इसे देखें। कहीं कोई ऐसा छूट तो नहीं रहा जिस पर आपको अब भी शक हो, या फिर जिसको ये बात मालूम हो कि आपके पास 25 लाख रुपए कैश है। नहीं सर, ये लिस्ट ठीक है। सर, हम पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुके हैं, हम अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहते। आप प्लीज़ कैसे भी करके उसको ढूंढ दीजिए। सर ये 26 लाख रुपए, इसमें से 25 लाख रुपए आप किडनैपर्स को दे दीजिए, और 1 लाख रुपए चाहिए तो आप लोग रख लीजिए। प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए सर। नहीं, आप सिर्फ 25 लाख दीजिए, बाकी की जरूरत नहीं है हमें। काम क्या है ये बताइए। देख, तेरे स्कूल में ना एक लड़की है। क्या पापा, आपको शर्म नहीं आती? अपनी उम्र को तो देखिए। मम्मी पागल है क्या? बात तो पूरी सुन लिया कर। तेरे स्कूल में एक लड़की है प्राची, उसकी बहन है सूची, तेरे स्कूल में ही पढ़ती है। उसकी कोई दोस्त होगी, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर। पुलिस में तो आप हो। बेटा, हर पुलिस वाले को केस सॉल्व करने के लिए खबरियों की जरूरत पड़ती है।
अच्छा, इसका मतलब आप इस केस में मुझे खबरी बनाना चाह रहे हैं। वैसे पापा, आपको पता है इस फोन में ना एक कमी है। क्या कमी? एक लेटर कम है, आई। मुझे आईफोन चाहिए था। बेटा देख, मेरी प्रमोशन होने वाली है, जैसी प्रमोशन होगी आई प्रॉमिस तुझे आईफोन तब तक तो मैं खुद ही ले लूंगा। देख बेटा, मजाक अपनी जगह, एक सीरियस बात है, ध्यान से सुन। तेरी कभी स्कूल की बस छूट जाए या फिर मम्मी पापा तुझे लेट हो जाए पिक करने में, तो तू स्कूल के बाहर नहीं जाएगा, स्कूल में रहेगा। मैं हाँ तेरी ठीक है ठीक है। जब से वो प्राची वाला केस हुआ ना, सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं। वैसे अगर आप दोनों बिजी हो गए या फिर स्कूल की बस लेट हो गई तो मैं क्या करूँगा? तब की तब देखेंगे। वैसे अगर मेरा कोई छोटा भाई या बहन होती ना तो मैं उसके साथ ही चला जाता। जब भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो अक्सर वो साथ में स्कूल जाते हैं। जिस दिन प्राची गायब हुई थी, उसकी बहन सुची कहाँ थी? वो दोनों साथ में स्कूल नहीं गए थे? हाँ, उस सुची की तबीयत खराब थी उस दिन, इसीलिए वो उस दिन स्कूल नहीं गई थी, और इसीलिए हमें पता नहीं चल पाया कि प्राची का किडनैप स्कूल जाते वक्त हुआ था। ठीक है, कुछ पूछना होगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, आप जा सकते हैं। कमल का फोन आया था, अनऑफिशियली बता रहा है बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। यार रवि, सोची की चिंता हो रही है। आई होप कि वो जिंदा हो। The number you have called is currently switched off. हाँ पुष्पेंद्र जी बोलिए। सर मैं घर जा रहा था तो ये नमन के घर पर लॉक लगा है सर, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। आपको भी नमन पे शक है क्या? शक तो नहीं, मतलब घर पे ताला लगा है और फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है सर। चलिए मैं देखता हूँ। हाँ क्या इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? थोड़ा तेजी से बोलो, वो लड़की दिख रही है वहां पे। कौन? अरे वो वाली, वो देखो ना, वो रेड चिप्स खा रही है, वो दिखी? हाँ। मुझे ना उसे बेस्ट फ्रेंड बनाना है। वो लड़की है ना, वो प्राची की बेस्ट फ्रेंड थी, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेगी, तभी तो काम की बातें बताएगी ना। लाओ चलो 5000 दो। 5000 क्यों? अब क्या फ्रेंड बनाना है तो आइसक्रीम भी तो खिलानी पड़ेगी ना, फिर मल्टीप्लेक्स में पिक्चर दिखानी पड़ेगी। बेटा तुझे फ्रेंड बनाना है कि गर्लफ्रेंड हैं? बेटा ये ले 500 रुपये, ठीक है? सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर फिर मुझे दे, उसके बाद देखेंगे। कंजूस हो आप पापा, 500 में। हाँ रवि। मर्डर वेपन एक ब्लंट ऑब्जेक्ट था, जैसे सिलबट्टा या फिर हथौड़ा। अरे आपसे कैसे पैसे थानेदार साहब, आप तो हमारे माई बाप हैं, और कुछ चाहिए रहेगा तो लेके जाइए। अरे सुनो, वो दुकानदार आवाज दे रहा है। नहीं सर, चाय नहीं पीनी। क्यों, क्या अच्छी नहीं चाय क्या? वैसे हमारे थाने की चाय बहुत कड़क है, चलो। पर सर। अरे चलो। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, आई स्वेयर सर। तो भागा क्यों था? सर मैं कहाँ भागा सर, आप ही ने मेरे पीछे पुलिस वाले लगा दिए थे। सर मैं कह रहा हूँ सर, आप एक बार उस नैना भाभी से बात करो। मुझे मेरा काम समझाने की जरूरत नहीं है, समझा? तू मुझे ये बता कि प्राची तेरे घर आती जाती थी कि नहीं? आती थी सर। उसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो तो पढ़ाकू टाइप की लड़की थी।
निकिता ने बताया कि प्राची का ना एक बॉयफ्रेंड था और उसका नाम नमन है, लेकिन यहाँ ना एक ट्विस्ट है, नमन की एक और गर्लफ्रेंड है, कविता। क्या 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 बोल रहा बेटा, धीरे धीरे बोलना। अरे इट्स सिंपल, प्राची का बॉयफ्रेंड नमन उसको 2 टाइम कर रहा था प्राची के ट्यूशन टीचर कविता के साथ। अच्छा, ए तुझे 2 टाइम किसने बताया? अरे पापा वो सब छोड़ो ना, अब नमन से बात करो, उसको ढूंढो ना। पागल है क्या? तेरे को नहीं आता खेलने नहीं आता तेरे को, तेरे को खेलना नहीं आता। ये ब्रह्म राक्षस। नैना जी, हमें लग रहा है कि ये किडनैपिंग या रैंसम का मामला नहीं है। मतलब? देखिए, पुष्पेंद्र के बड़े भाई धीरेन्द्र, उनके बारे में हमें जानना है। हो सकता है ये फैमिली मैटर हो, नहीं तो घर की इतनी बारीक डिटेल्स किसी किडनैपर को कैसे पता होगा? देखिए, उन्हें तो हमने भी नहीं देखा है, शादी के पहले ही दोनों भाई अलग हो गए थे। हमने बस धीरेन्द्र भैया को फोटो में देखा है, और वो क्यों बदला लेंगे? उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि इस समय हम कहाँ रहते हैं। वैसे वो कहाँ रहते हैं? इन्होंने बताया था कि वो इंदौर में एम्बुलेंस चलाते हैं, सरकारी नौकरी थी उनकी। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। मम्मी से ठीक किया तुमने? नहीं बाबा नहीं। नमन का डीएनए मैच कर गया, प्राची का रेप उसने ही किया। म्यूचुअल भी तो हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हो, लड़की तो माइनर थी, रेप में ही काउंट होगा। माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, 5 लाख कुछ है मेरे पास और 2 लाख के गहने भी हैं। अगर तुम कुछ पैसे जुटा लो ना, तो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, भैया से भी दूर। डबल क्रॉस किया है ना तुमने मुझे। अब मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, फिर देखती हो कि तुम दोनों कैसे भागते हो। रेप नहीं था सर, वो प्यार करते थे हम एक दूसरे से, और जो कुछ भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ। स्टॉकहोम सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा जो आपका शोषण कर रहा हो और आपको उसी से प्यार हो जाए, उसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। पुलिस कंप्लेंट की वजह से ये सब किया ना? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उसे अगले ही दिन मना लिया था जब भैया भाभी उसे मेरे घर छोड़कर गए थे बैंक लोन के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे और मैं शांत बैठूंगी? मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू। उस कविता को भी मैंने छोड़ दिया है। प्लीज, आई लव यू, प्लीज। उसके बाद हमने थोड़ा एंजॉय किया, उसने मुझे माफ कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली गई और अगले ही दिन उसके किडनैपिंग की खबर आई। कविता कहाँ है? बहुत गुस्सा थी वो प्राची से, और उससे बात करने वो उसके घर भी गई थी, लेकिन तब से उसका फोन ऑफ आ रहा है। तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर, छोटी बच्ची थोड़ी है वो। ये आजकल के बच्चों को ना समझ ही नहीं है। यार रवि, बच्चों को समझ कभी नहीं होती, उन्हें प्यार से समझाना पड़ता है। हाँ दक्ष जी, क्या बात है? तुम्हारी बहन कविता कहाँ है वो? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? उससे तो आप लोग ढूंढने वाले थे ना। क्या हुआ?
दादाजी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई है ना। किसके दादाजी? जी मेरे दादाजी। कविता उस नमन के साथ भाग गई है, इसलिए आप लोग आए ना। कविता नमन के साथ नहीं है, नमन हमारी कस्टडी में। क्या 25 तारीख से तो वो गायब है। ऐसे कोई मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। अब जो भी करना है मैं करूंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हुआ क्या इस केस में? इस केस में सबसे वीक पॉइंट पता है क्या है रवि? एक तो हम लोगों के पास कोई लीड नहीं है और ना ही हमारे पास कोई थ्योरी है कि लड़की किडनैप कैसे हुई। वही तो मैं भी सोच रही थी सर, दिन दहाड़े किडनैपिंग हुई है। हो सकता है कि किसी को कुछ दिखाई ना दिया, शायद हम लोग टाइम गलत पकड़ के चल रहे हैं। तुमने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई? निकाल लिया मैंने। हमारे पास किडनैपिंग वाले दिन का फुटेज है, उससे एक रात पहले का सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। ठीक है। पुष्पेंद्र के भाई धीरेन्द्र का पता लगा? सर उनकी बातचीत तो 16 साल पहले ही बंद हो गई है। तो इंफॉर्मेशन नहीं निकालोगी? सॉरी सर, निकलवाती हूँ। तुम छोड़ दो, रहने दो। हेलो, हाँ अभिषेक, कैसे हो? आज मेरी याद कैसे आ गई? तो आजकल इंदौर में पोस्टेड है ना? हाँ। एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी यार। वो 16 साल पहले एक सरकारी नौकरी में था। डिटेल सेंड करो, मैं रिकॉर्ड खंगालता हूँ। कुछ पता चलेगा तो सेंड करूँगा। ठीक है, जल्दी। हाँ ये कौन है? मे बी हमारी सस्पेक्ट। ये लड़की काफी गुस्से में लग रही है। एंड सी हर फेशियल एक्सप्रेशंस अभिषेक, कितनी डेस्परेट है वो। लेकिन इसकी एज कम लग रही है मोहिनी। तो उससे क्या हुआ? इंडिया का यंगेस्ट सीरियल किलर एक 8 साल का बच्चा था। उसने 1-1 साल के दूध पीते हुए बच्चों का सर पत्थर से फोड़ दिया था। ऐसा ना हो कि इसके साथ भी हुआ। आपने सही कहा था, दिस इज प्योरली अ क्राइम ऑफ पैशन। मैंने कुछ नहीं किया सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया। और कविता कहाँ है मुझे नहीं पता सर, कविता के भाई को पता होगा। चलो। अरे चलो। सर मुझे नहीं मालूम मेरी बहन कविता कहाँ है। अरेरा कॉलोनी से आरपी नगर तक का पूरा एरिया हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है। सर ये इंदौर हेड ऑफिस से आपके लिए आया है। ठीक है, और अभी हाँ अभिषेक, मिल गया पार्सल? हाँ मिल गया। क्या है इसमें? खोल कर देख लो। तुम्हारे उस धीरेन्द्र का तो पता नहीं चला, लेकिन 13-14 साल पुरानी हिस्ट्री में एक धीरेन्द्र नाम का बंदा जरूर मिला है जो एम्बुलेंस चलाता था। लेकिन जब तुम्हारे केस के बारे में सुना तो एक दूसरा केस याद आया, उसी की फाइल भेजी है। हो सकता कुछ तुम्हारे काम का हो। ओरिजिनल भिजवाइए, हो जाए तो वापस कोरियर कर देना।
बोलना। उसे आवाज पसंद नहीं है। मैंने सबको शांत करा दिया है, अब वो नहीं जागेगा। क्या रवि? हाँ, ये प्रदीप ने शायद एकदम सही तार जोड़े हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड लग रहा है। ये देख, बच्चे की मेंटल हिस्ट्री रही है, ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, और फिर शायद पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। नाम पढ़। लेटर की फोरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ? वो केस ठंडा पड़ गया था तो मैंने फॉलोअप नहीं किया। यार अभी हद है। मैं अभी फोन करता हूँ। ये रहा पहला लेटर। पहला लेटर तब मिला जब प्राची गायब हुई थी, और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये लेटर प्राची के खून से लिखा गया था। ये रहा दूसरा लेटर। दूसरा लेटर तब मिला जब प्राची की मौत हुई थी, और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये लेटर प्राची के खून से नहीं बल्कि सूची के खून से लिखा गया था, जबकि सूची उस वक्त गायब नहीं हुई थी, घर पर ही मौजूद थी तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी फैमिली है ना? आप क्या दिन रात ये शो देखते रहते हैं? दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़ता है, बच्चों को भी बिगाड़ के रखा है। अभी देखो, मुझे नहीं देखना ये सारे शो। तुम दोनों को खाना खाने के ऊपर क्यों जान पे आते हैं? अभी बर्गर पिज्जा ऑर्डर कर दूंगी तो दोनों के दोनों उसके ऊपर टूट पड़ोगी। अरे यार मम्मी, चिक मत करो। चिल्लाओ मत। और वैसे भी मुझे ना आज के बाद किसी के घर पे मत छोड़ना, नहीं तो मैं घर से ही भाग जाऊंगी। कहाँ भाग जाएगी? सब कुछ थाली में परोस के मिल रहा है ना, इसीलिए किसी चीज की इज्जत नहीं है। प्राची रुक जा बेटा, आप भी ना, क्या जरूरत है ऐसे सब बोलने की? प्राची चल जल्दी आजा, मैं खिलाती हूँ, आजा बाहर। यार मैंने बोला ना मैं नहीं खाऊंगी, बस हो गया। अरे आज खा ले, कल ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी मैं। आजा जल्दी से आजा। मैं नहीं खाऊंगी। अरे क्यों नहीं खाएगी? देख इतनी अच्छी सब्जी रोटी बनाई है, आजा बेटा। चिल्लाना बंद कर, चिल्लाना बंद कर। अब जो भी करना है मैं करूंगी। अब तो मुझे कॉल मत करना जब तक कि मैं तुम्हें सामने से कॉल ना करूं। अंकल प्राची कहाँ है? बहुत रात हो गई है, सुबह आना। अंकल प्लीज आप सुनिए, मुझे प्राची से मिलना है। मैंने बोला ना सुबह आना। मैंने बोला ना सुबह आना। नैना, नैना खोलो, मुझे माफ कर दो। नैना देखो, मुझे गुस्सा आ गया था। मैं तुम्हारे और सूची के साथ रहना चाहता हूँ। मैं जेल जाना नहीं चाहता। नैना प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। प्राची को स्कूल यूनिफॉर्म पहना दो। जब इनका गुस्सा शांत हुआ तो ये बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो गए। ऐसे में इन्हें मैं क्या सज़ा दिलवाऊं? सोचा कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो मैं इन्हें डॉक्टर को दिखलाऊंगी, लेकिन ऐसा मौका आया ही नहीं। मौके के इंतजार में तुमने अपनी दूसरी बेटी को भी खो दिया। कविता की लाश का क्या किया? वो हमें नहीं मिली। उसको मारकर नर्मदा जी में बहा दिया। सूची को क्यों मारा? मम्मी उन्हें दीदी को मार दिया, आप क्यों नहीं बचाने में लगे हो? रोज पुलिस आ रही है, बता दो उन्हें, वो गंदे हैं, खूनी हैं, वो हमको भी मार देंगे। अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो पुलिस उन्हें जेल में डाल देगी, हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उनके साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। क्या कर रहे हो ये? क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं रावण हूं और मैं अपने ब्रह्म राक्षस को जागने नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरे लिए जागेगा, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए।
इंटरमिटेंट कंपल्सिव डिसऑर्डर था पुष्पेंद्र को, ठीक भी हो रहा था। बहुत ही निग्लेक्टेड डिसऑर्डर है ये इंडिया में। यू नो, जिस हिसाब से हमारे अंदर हेट बढ़ रहा है या फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है आज की तारीख में, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर पेशेंट इन दिस, यू नो।